बजट में सरकार ने बार बार इस बात पर जिक्र किया कि समाज के हर तबके को सरकार उत्थान के रास्ते पर ले जाना चाहती है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, उसका एक रोड मैप आने वाले दिनों में सरकार विस्तृत तरीके से देगी। लेकिन ये बजट इस विकसित भारत के संकल्प को कितना पूरा करता है, इसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के सांसद और पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा सर। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा हूं कि विकसित भारत बनना चाहते हैं, लक्ष्य तय कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल यह है कि विकसित भारत का पैमाना क्या होता है? विकसित भारत को आप दो नजरिए से समझ सकते हैं लक्ष्मण जी। पहली बात तो ये है कि अगर आप वर्ल्ड बैंक वगैरह जो टेक्निकल जो आंकड़े हैं उसके आधार पे देखें तो मतलब आपकी जीडीपी पर कैपिटा यानी आय हर व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए, उसको कहते हैं 12-15 हजार डॉलर पर कैपिटा, ये लोग मानते हैं। अगर 10,000 हुआ तो मतलब 8 लाख रुपए पर व्यक्ति, आप समझिए। तो ये इसका टेक्निकल नजरिए से इसका परिभाषा, इसकी डेफिनेशन है। लेकिन अगर आपको आम तौर पे इसको समझना हो लक्ष्मण जी, तो आप समझिए कि जब हम एक विकसित भारत बना देंगे तो हर कोई व्यक्ति एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति एट अ मिनिमम होगा। और मध्यम वर्ग का व्यक्ति मतलब पक्का घर होगा, गाड़ी होगी, आपको स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, हर कोई बच्चे अच्छे स्कूल में जाएगा। तो ये एक हम लोगों के लिए एक सपना है कि हम लोग एक ऐसा विकसित भारत बनाएं जिसमें अति गरीबी को हम लोग खत्म कर दें, हर सेवा उपलब्ध हो और सब लोगों को रोजगार मिले, अच्छा रोजगार मिले, जिसमें कि अपने जीवन को अच्छी तरीके से उसको चला सके। मतलब सिर्फ तकनीकी तौर पर विकसित भारत ना हो, बिल्कुल समग्र तौर पर विकसित भारत हो, जीवन रहन सहन स्तर जो काफी ज्यादा बेहतर हो जाए, ये लक्ष्य है। और वो हम लोग का मूल मंत्र ही है, मूल मंत्र ही है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी। तो मैं अगर पूछूं आपसे स्पेसिफिक, चूंकि आप तो वित्त मंत्रालय में रहे हुए हैं और आप काफी करीब से जानते हैं आंकड़ों को, तो ये बजट जो है विकसित भारत की तरफ बढ़ने में किस तरीके से कारगर साबित होगा? बहुत ही कारगर साबित हुआ है, लेकिन ये है भी बस अंतरिम बजट है। तो जुलाई में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार तीसरे कार्यकाल के लिए आएगी तो विस्तृत रूप से एक पूरा बजट दिया जाएगा। लेकिन इस बजट में कुछ उसकी रूपरेखा आने लग गई है और उसके 3 जो हैं बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु जो है वो मैं कहूंगा कि हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को एक स्थिरता दी है। जो हम लोग वित्तीय घाटा को कम कर रहे थे उसको हम लोगों ने कम किया, हर चीज पे हम लोगों ने संतुलन बनाए रखा, तो एक स्थिरता दी है, ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु जो आपको समझना चाहिए वो यह है कि युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, अन्नदाता के लिए, नारी शक्ति के लिए जो हम लोगों ने कहा है, इन सब के लिए सही हम लोगों ने नीतियां बनाई हैं, इनको हम लोग और प्रोत्साहन दे रहे हैं। और तीसरा बिंदु जो है वो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो निवेश करना चाह रहे हैं उसमें बड़े तेजी से बढ़ोतरी लाके 10 लाख करोड़ तक हम लोग ले आए और 10 लाख करोड़ हम लोगों ने इस वर्ष, वित्तीय वर्ष किया भी है। और अगले वर्ष में इसको 11 लाख करोड़ से ज्यादा हम लोग निवेश हम लोग करने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त राज्यों को भी 1 लाख करोड़ 30,000 रुपए हम लोगों ने इंटरेस्ट फ्री लोन दे, इंटरेस्ट फ्री 50 साल का हम लोग लोन दे रहे हैं, जिसमें कि वो भी निवेश कर पाए। तो इस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, जो चाहे हमारी सड़कें हों, चाहे हमारे डैम हों, हमारे पोर्ट्स हों, हवाई अड्डे हों, इन सबको जो इस तरीके से बढ़ोतरी दी जा रही है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अद्भुत है। और वो हम सबके सामने भी है। चूंकि आपने जिक्र किया अपने जवाब में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, चूंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सरकार जितना खर्च करती है उसका अलग अलग तरीके से बहुआयामी असर पड़ता है, उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट। आप 1 रुपए निवेश करें, फायदा उसमें अर्थव्यवस्था में 2, 3, 4 भी हो, 4 रुपए तक आता है। हमने कोविड के बाद देखा कि सरकार ने इसमें 20%, 30% तक बढ़ोतरी की, लेकिन इस बार ये बढ़ोतरी मुश्किल से 11% के आसपास हुई है। तो ये क्या संकेत देता है? क्या निजी निवेशकों पर भरोसा बढ़ रहा है? निजी निवेशकों पे तो भरोसा बढ़ ही रहा है। और इसमें आप देखें कि सरकार की जो बोरोइंग्स हैं, जो आप जाके बाजार में जाके सरकार जो ऋण लेती है उसको भी कम किया गया है, जिसमें कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बोरोइंग करने में, उसको लोन लेने में कम खर्चा करना पड़े, ब्याज का दर वहां कम हो जाए। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हम लोगों को जो वित्तीय घाटा था, जो 5.9% हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, उसको 5.8% किया और अब घोषणा की है कि 5.1% करेंगे। तो उस घाटे को भी हम लोगों को देखना था। तो ठीक है, अगर हम लोग और भी खर्चा करते निवेश पे तो फिर घाटे पे उसका एक नकारात्मक प्रभाव होता। तो ये संतुलन बनाना, बजट का जो संतुलन होता है वो भी आप देखिए किस खूबी से इसको किया गया है। ये कॉन्फिडेंस सरकार में आ कहां से रहा है?
कैपेक्स आपने घटा दिया, बोरोइंग आपने घटा दी, फिस्कल डेफिसिट कह रहे हैं कि जितना टारगेट था उससे भी हम कम हासिल कर लेंगे, उसको भी आपने और ज्यादा टाइट कर लिया। टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, एक तो क्षेत्रीय, बाकी कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्योंकि भारत को छोड़ दें, दुनिया में चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। कॉन्फिडेंस लक्ष्मण जी काम से आ रहा है हम लोगों के पास। और आज जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हम लोगों का तीसरे कार्यकाल का जो है मामला चालू होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी फिर आने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनको बहुमत की सरकार मिलने वाली है। 350, 400 आप खुद आंकड़े देख लें कि क्या लोगों का भी अनुमान है। तो ये सब सीटें हम लोगों को मिलने वाली, इसलिए हम लोगों को विश्वास है। और इस माहौल में, इन परिस्थितियों में सबसे जरूरी है कि एक संतुलित बजट हो और एक ऐसा बजट हो जो भविष्य के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों को ऐसे रास्ते पे ले जाए जो हम लोगों का इस समय बहुत ही उत्तम जो विकास का दर है, जो 7% पार किया हुआ है विश्व में सब जगह। अगर आप देख लें तो कहीं आपको 7% विकास का दर नहीं मिलेगा। ये विकास का दर जो है ये कायम रहे और हर वर्ष इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक जो अलग अलग चुनाव के समय में उठता है जातिवाद का मुद्दा, उस जातिवाद को टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अलग जाति की कैटेगरी बनाई, ज्ञान, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। तो ये बजट इन जातियों को, जो नई जाति आप लोगों ने बनाई है, उन जातियों को किस ढंग से प्रभावित करती है? हमारे समाज के ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग हैं और गरीबों के लिए जो हम लोगों ने उनके लिए कल्याण किया है, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो जिसके द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, चाहे वो पक्का घर वाला मामला हो जो हम लोगों ने कहा है कि 3 करोड़ हम लोगों ने सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने लोगों को पक्का घर दिया है। अब 2 करोड़ और की घोषणा हो गई है। आप घर देखें, आप शौचालय देखें, आप बैंक का खाता देखें, आप गैस का सिलेंडर देखें, पक्की सड़क देखें। तो इस तरीके से गरीबों के लिए जो जो हम लोगों को सहयोग और साधन देना था वो हम लोगों ने किया। फिर युवा शक्ति के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं, उन लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 1 लाख करोड़ का विश्वविद्यालय बन रहे हैं, 1 लाख करोड़ हम लोग अनुसंधान के लिए दे रहे हैं जिसमें उनके स्टार्टअप उभर के आए, जिसमें उनको रोजगार का सृजन हो। युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए भी बहुत सारी नीतियां हैं, नारी शक्ति के लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी ने कई बातें रखी हैं। तो जो समाज के महत्वपूर्ण ये वर्ग हैं, इनको पूरा प्रोत्साहन, पूरा साधन हम लोग दे रहे हैं। तो ये माना जाए कि चुनाव में विपक्ष की जो जातियां, उन पर आप लोगों की जातियां हावी हो जाएंगी? देखिए, विपक्ष की सोच जो है वो बहुत छोटी सोच है। हम लोगों को एक विकसित भारत बनाना है, एक ऐसे भारत को बनाना है जो विश्व में एक अर्थ शक्ति बने, एक सुपर पावर बने। और हम लोगों ने जब सरकार हम लोगों को मिली 2014 में, तो सरकार फ्रैजाइल 5 यानी नाजुक जो सबसे 5 देश थे उनमें गिना जाता था। अब हमें टॉप 5 में, यानी जो सबसे उत्तम, सबसे बड़े जो देश है उनमें गिना जाता है। ये परिवर्तन देखिए, हम लोग टॉप 3 की तरफ जा रहे हैं। हम लोग टॉप 3 की तरफ जा रहे हैं और ये मोदी जी की गारंटी है कि अगले कार्यकाल में टॉप 3 में हम लोग आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ सांसद जयंत सिन्हा साहब, जिनका साफ तौर से मानना है कि छोटी सोच नहीं, बड़ी सोच के साथ और बड़े लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और बजट इसी तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है।